ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे मेनली अबाउट फोर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फोर्स क्या होता है? एक सिंपल डेफिनेशन तो है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब ये पुश और पुल क्या होता है? बहुत आसान सी चीज़ है जो आपने हमेशा देखी होगी और खुद भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। जब भी आप अपने किसी दोस्त को धक्का मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो गिर सकता है या वो आगे जो है मूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक टेबल है, उसमें मैंने बुक रखी है, उस बुक को अगर मैं ऐसे करके पुश करूँ तो वो बुक आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो मैं पुश कर रही हूँ, ये मैं एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। फिर अगर मैं उस बुक को अपनी तरफ पुल कर लूँगी तो भी मैं उस बुक पे एक फोर्स अप्लाई करूँ। तो दिस पुश एंड पुल इज नथिंग बट अ फोर्स। और वो फोर्स जो है वो जरूरी होता है किस किस केस में? आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि सपोज अगर ये गोल हो रहा है और गोलकीपर जो है बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लाके उसे दूसरी तरफ फेंक रहा है ताकि जो उसकी टीम है वो जीत जाए। तो ये गोलकीपर क्या कर रहा है? बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, बेसिकली ये बॉल को पुश कर रहा है ताकि इसकी टीम जीत जाए। अगेन यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये हॉकी प्लेयर है, तो ये हॉकी प्लेयर इस बॉल पे फोर्स लगा रहा है, उसे पुश कर रहा है ताकि ये इससे गोल कर सके। सिमिलरली यहाँ पर ये जो है बॉल को कैच करने के लिए उस पे फोर्स लगाया ताकि बॉल रुक जाए और वो उसे कैच कर ले। तो दिस फॉर्म ऑफ पुश और पुल इज नथिंग बट फोर्स। तो फोर्स से हमने देखा कि क्या हो रहा है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो सकता है, एक स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो सकता है, और भी बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं फोर्स के। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। तो अब हम यही स्टडी करेंगे कि फोर्स इंटरैक्शन के वजह से होता है। अगर गोलकीपर बॉल को टच नहीं करेगा तो क्या वो उसे रोक पाएगा? नहीं। तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये बहुत जरूरी है। दो लोगों का इंटरैक्ट करना ही उनका एक दूसरे पर फोर्स लगाना हो सकता है। जैसे आप अपने फ्रेंड को जब तक टच नहीं करेंगे तब तक आप उसे धक्का नहीं मार सकते। तो यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि ये कार है और जब तक ये कार को टच करके उससे पुश नहीं करेंगे तो क्या कार आगे बढ़ जाएगी? और ये तो एक खराब कार है, तभी तो हम इसे धक्का लगा रहे हैं। तो ये इनकी मदद करे कार को धक्का लगाने में। क्या टच के बिना ये पॉसिबल है? क्या अगर ये सिर्फ ऐसे खड़े रहे तो क्या कार को धक्का लगा पाएंगे या कार को आगे बढ़ाने में इनकी मदद कर पाएंगे? नहीं। तो इंटरैक्शन जो है वो कब होगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। तो भैया दे हैव टू बी इन कांटेक्ट, दे हैव टू इंटरैक्ट फॉर दैट फोर्स टू कम इनटू प्ले। सो नाउ वी विल सी सम मोर एक्टिविटीज जिनसे कि हम फोर्सेस के बारे में और जान पाएंगे। जैसे कि ये दो फ्रेंड्स हैं, ये टेबल को पुश कर रहे हैं। तो जब ये टेबल को पुश कर रहे हैं तो ये टेबल आगे खिसक गया। सपोज आपको और आपके फ्रेंड्स को आपकी मदर ने बोला है कि एक अलमीरा को एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, तो आप उस पे दोनों एक ही डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेंगे, उसे पुश करेंगे ताकि उसे आप दूसरे रूम में शिफ्ट कर पाए। बट अगर यही किसी भी अलमीरा के ऑपोजिट साइड से आप दोनों ही उस अलमीरा पे फोर्स लगा रहे हैं, आप इस साइड से और आपका फ्रेंड इस साइड से, तो क्या वो अलमीरा मूव होगी? नहीं, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस जो है ऑपोजिट लग रहे हैं और अलमीरा ना उधर मूव हो पाएगी ना इधर मूव हो पाएगी। तो दैट इज व्हाई यहाँ पर जो फोर्सेस है वो इक्वल और ऑपोजिट है, इसलिए जो आपकी अलमीरा वो मूव नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पे फर्स्ट केस में अलमीरा ये अलमीरा का बॉक्स इसलिए मूव हो पाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रहे हैं। तो यही अगर मैं बोलूं कि उस अलमीरा पे एक तरफ बॉडी बिल्डर आ जाए और एक तरफ आप आ जाए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स बॉडी बिल्डर ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, अलमीरा आपकी तरफ मूव हो जाएगी। आप चाहे जितना भी फोर्स लगा लें, बॉडी बिल्डर का फोर्स आपसे ज्यादा होगा तो अलमीरा आपकी की तरफ मूव होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स बॉडी बिल्डर लगा रहा है उस डायरेक्शन में मूव होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सेम डायरेक्शन वाले फोर्स क्या होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स क्या होते हैं। सो हमने ये कैसे किया? जब हमने एक ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन से पुश किया तो वो मूव हो गया, और जब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगाया तो वो मूव नहीं हुआ। तो क्या इस एक्टिविटी से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया। फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव। ओके, हम ये गेम के बारे में जानते हैं। क्या आप सबको इसका नाम पता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस गेम में हम ये देख रहे हैं कि दो टीम्स हैं और ये जो दो टीम्स हैं इनमें जो है कुछ मेंबर्स हैं। अब जिस टीम ने ज्यादा जोर से अपनी तरफ पुल किया रोप को, वही टीम जीत जाएगी और दूसरी टीम के लोग उसी तरफ आकर गिर जाएंगे। तो यहाँ पर फोर्स दोनों टीम्स लगा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो वाली टीम जीत जाएगी। सो दिस गेम इज नोन एज टग ऑफ वॉर। और इससे हम ये देख सकते हैं कि जब फोर्सेस अनइक्वल हो तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा उसी तरफ मोशन होगा। सो द टीम दैट पुल्स हार्ड, यानी जो ज्यादा फोर्स से पुल करेगी, यानी इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं, वही गेम जीत जाएगी। तो क्या कंक्लूजन हुआ इससे कि फोर्सेस जो है एक ऑब्जेक्ट पर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होंगे? वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेट फोर्स सब्सट्रैक्ट होगा और जिस तरफ भी ज्यादा फोर्स लग रहा है उसी तरफ हम देखेंगे कि मोशन होगा। सो दिस इज अबाउट एक्सप्लोरिंग फोर्सेस और ये हमने टग ऑफ वॉर के गेम के थ्रू भी देख लिया है। फोर्स कैन स्टेट द चेंज ऑफ मोशन। जी हाँ, अगर एक बॉल पड़ी और मैंने उसको किक कर दिया तो वो पहले तो रेस्ट पे थी, अब मूव करने लग गई, तो ये हो गया चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि आपने ये वाला गेम तो बचपन में खेला ही होगा। ये एक व्हील है और इसको ये मूव करा रहे हैं और एक जो है फोर्स लगाया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ वुडन रॉड। तो जितनी जोर से वुडन रॉड से मारेंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा, उतनी ज्यादा इस टायर की स्पीड होगी। तो एक चीज तो अगर मैं सबसे पहले सोचूं तो पहले तो ये टायर रेस्ट पे था, तो रेस्ट से मोशन पे आया जब इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया वुडन स्टिक से। बट अब अगर मैं और जोर से वुडन स्टिक से फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इनटू मोशन, इट कैन आल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो क्या ये दोनों चीजें डायग्राम से प्रूफ हो गई हैं इस एग्जांपल से? सो हम और भी एग्जांपल्स इसके देखेंगे। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल, सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हम एक किक मार रहे हैं फुटबॉल को, तो हम फोर्स ही लगा रहे हैं बॉल पे, तो वो कहां जाएगी? गोल के डायरेक्शन में अगर हम किक अप्लाई करेंगे तो गोल हो जाएगा और जीत जाएगी हमारी टीम। सो ये गोल के टुवर्ड्स जाएगी। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि बॉल पे फुटबॉलर ने फोर्स अप्लाई किया था। तो क्या हुआ? उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। अगेन अगर हम बात करें गोलकीपर क्या करता है? वो मूविंग बॉल के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर फोर्स अप्लाई है सेम डायरेक्शन में तो स्पीड ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी, बट अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से भी लग रहा है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाएगी। सपोज मैंने यहाँ से बॉल को जो है किक किया गोल की तरफ, गोल करने के लिए, और ऑपोजिट टीम ने क्या किया? उस बॉल को दूसरे डायरेक्शन में किक कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो बॉल पर जो है दो अलग-अलग डायरेक्शन से फोर्स लगे, इसमें उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि हमने वुडन ब्लॉक के केस में देखा था कि वुडन ब्लॉक पे अगर एक ही साइड से फोर्स लग रहा है तो वो उससे सेम डायरेक्शन में बढ़ेगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो उसकी स्पीड डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं।
हमने क्या किया, हमने अपने हाथ से इस बॉल को ऐसे पुश किया तो ये बॉल इस तरफ आई। अब जब ये बॉल मोशन में थी हमने एक स्केल से इसको ऐसे कर हिट कर दिया, तो जब ये बॉल ऐसे स्केल से हिट हुई तो क्या हुआ, ये मोशन में तो थी, ये मोशन में थी, बट इस स्केल से टच होने के बाद इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो ये जो फोर्स हमने लगाया विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, इसने डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल को चेंज कर दिया। सपोज यहाँ से आ रही थी तो यहाँ चली गई, यहाँ से आएगी तो यहाँ चली जाएगी, तो देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो है ये एग्जांपल से ये चीज प्रूफ हो जाती है। तो क्या हम फोर्सेस के बारे में कुछ जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो एक चीज हमने पढ़ी कि फोर्स कैन मेक अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू मूव। अच्छा, बट क्या ये हमेशा जरूरी है कि ऑब्जेक्ट मोशन में आएंगे ही फोर्स लगाने से? मैं आपको इस चीज का एग्जांपल दे सकती हूँ। आप एक हमें जो दीवार है उसे पुश करने की कोशिश कीजिएगा, उस पर फोर्स लगाने की कोशिश कीजिएगा, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा ले, क्या वो दीवार मूव होगी? नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है वॉल को मूव करने के लिए, वॉल को मूव नहीं कर पाएंगे आप। तो व्हाट डज दिस प्रूव कि एवरी टाइम फोर्स डज नॉट कॉज मोशन, हर वक्त फोर्स मोशन को लीड नहीं करता है, तो कुछ एक्सेप्शन है ये। तो आइए अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने पढ़ लिया कि अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ विल कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये हम एग्जांपल के थ्रू देख चुके हैं। अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन यानी अगर कोई रेस्ट पे है तो मूव करने लगेगा, कोई मूव कर रहा है तो वो और भी फास्ट मूव करने लगेगा। बट हमने इसमें एक एक्सेप्शन देख लिया है कि अगर मैं वॉल पे जितना भी फोर्स लगाऊं क्या वो मूव करेगी? नहीं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिस केस में फोर्स अप्लाई सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए मोशन कॉज नहीं हो पाएगा। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं एक बलून पे तो क्या होगा, तो मैंने एक जो है बलून लिया और उस पे मैंने एक बलून लिया और उस पे फोर्स अप्लाई किया, तो जहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगी वहां से वो दब जाएगा, दूसरी जगह से वो इन्फ्लेट हो जाएगा। क्या उसका शेप चेंज हो रहा है? जी हाँ। जब हम आटा गूंथते हैं, आपने देखा होगा कि मदर को घर पे आटा गूंथते हुए, तो जब वो आटा गूंथते हैं तो क्या आटे की शेप चेंज हो रही है, और जब वो उस आटे से रोटी बनाती है तो क्या वो उसकी शेप चेंज करके उसे राउंड कर देती है इन ऑर्डर टू मेक अ चपाती? तो क्या मैं बोल सकती हूँ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ब्रिंग अ चेंज इन शेप? जी हाँ, फोर्स कैन ब्रिंग अ चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि आटा गूंथा जा रहा है तो शेप चेंज हो रही है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स इन विच द शेप चेंजेस। तो अगर मैं रबर बैंड की बात करूँ, अगर मैं उसे स्ट्रेच कर दूं तो क्या उसकी शेप चेंज होगी? जी हाँ, वो elongate हो जाएगा। तो अ फोर्स कैन चेंज कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन शेप। अगेन अब हम इन शॉर्ट जनरलाइज करते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो मूव करना स्टार्ट कर सकता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो जो है उस पर ज्यादा फोर्स आएंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है और उसका शेप भी चेंज हो सकता है। सो अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन मूव इवन फास्टर, इट्स स्पीड कैन इंक्रीज। तो सबसे पहले तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, और अगर मोशन हो रहा है तो स्पीड भी बढ़िया कम सकती है, या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। जब हमने रूलर को पाथ पे रखा था तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया था, या फिर जैसे कि अभी हमने देखा शेप में भी चेंज हो सकता है, या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन, ये सब साथ में भी हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स की जो हमने इस पूरे चैप्टर में थ्रू वेरियस एग्जांपल्स स्टडी करी। तो आई होप फोर्स क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे अबाउट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। टिल देन थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम अवनीत कौर और आज हम पढ़ेंगे अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने फोर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कोई ऐसे भी फोर्सेस है जो दो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट से हो सकते हैं, और कोई ऐसे भी फोर्सेस जो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टच में कॉन्टैक्ट में ना हो तभी भी दे कैन कम इनटू प्ले। तो एक इंटरैक्शन होगा बट कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अबाउट मस्कुलर फोर्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बाल्टी उठानी है आपको जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसको उठाने के लिए आपको काफी मेहनत लगेगी और वो आपके मसल्स का फोर्स होगा जो जिसकी मदद से आप उस बाल्टी के हैंड को पकड़ेंगे। तो ये जो फोर्स है जो विच हैज कम इनटू प्ले, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या बाल्टी के हैंड को पकड़े बिना बाल्टी को उठा सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए ये फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली आपने देखा होगा जब आप किसी विलेज में गए होंगे, जब भी कोई भी फार्मर किसी भी फील्ड पे प्लाउइंग कर रहा होता है तो वो एनिमल्स कैटल की मदद से वो करता है। तो कैटल का मस्कुलर फोर्स यहाँ पर यूज किया जाता है फॉर वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कैटल का मस्कुलर फोर्स इज यूज्ड टू पुल दिस ऑब्जेक्ट। तो ये है मस्कुलर फोर्स। तो आइए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं एक स्कूल बैग है, उसको आपको उठाना है, तो अगर आपको स्कूल बैग को उठाना है तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा अपनी तरफ, तो वो उठाने के जो फोर्स लगेगा गेम आपका मस्कुलर फोर्स होगा। तो ये जो फोर्स हमारी मसल्स के एक्शन से होता है उसी को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, और ये डेफिनेटली कॉन्टैक्ट से ही हो पाएगा। दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अगेन एक और फोर्स है जो कि एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का, दैट इज फ्रिक्शन। अब आप बोलेंगे फ्रिक्शन क्या होता है? तो अगर मैं आपसे बोलूं मैंने एक बॉल को जो है पुश करके छोड़ दिया, क्या वो हमेशा मूव करती ही जाएगी या फिर कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगी खुद ब खुद? जी हाँ, आपका आंसर होगा कि बॉल थोड़े टाइम बाद स्टॉप हो जाएगी। बॉल स्टॉप क्यों होगी? बॉल इसीलिए स्टॉप होगी क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने उसको धक्का लगाया है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है वो, तो ग्राउंड एक दूसरा फोर्स लगा रहा है जिसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या होगा, ये वाला फोर्स अगर ज्यादा होगा जो आपने लगाया और जो ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है वो कम होगा, तो बॉल मूव करती जाएगी। बट जैसे ही ग्राउंड का फोर्स ज्यादा होगा तो बॉल रुक जाएगी। तो ये जो ग्राउंड से बॉल कॉन्टैक्ट में है और उसकी वजह से जो उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन लग रहा है उसको हम बोलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स या केवल फ्रिक्शन। यानी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन, मोशन के ऑपोजिट फ्रिक्शन। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मोशन, हमने इसको पुश किया, हमने इस ब्लॉक को पुश किया तो ये यहाँ मूव करेगा क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में लगाया है फोर्स। बट यहाँ पर ये जो व्हील्स है ये ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा, ये मूव करना धीरे धीरे बंद हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन इज कमिंग इनटू प्ले बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। ये बॉल है, ये मैं उसको इधर सपोज पुश किया है मैंने, फ्रिक्शन लगेगा इधर, तो क्या होगा, ये बॉल थोड़े टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नोन एज फ्रिक्शन। तो ये तो हम देख चुके हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ वी कम टू सम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आई एम श्योर आपने मैग्नेट से खेला होगा अपने बचपन में। तो मैग्नेटिक टॉयज होते हैं, क्या वो अट्रैक्ट करते हैं एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को? करता है, बट क्या उसके लिए उनका टच में होना जरूरी है, कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है?
नहीं, मैग्नेट दूर से ही पुल कर लेता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जिनका कि मैग्नेटिक नेचर होता है। आई एम श्योर आपने काफी सारे गेम्स खेले होंगे जिनमें कि जब गेम्स में हीरो के पास जब मैग्नेट आ जाता है तो सारे गोल्ड के कॉइंस उसकी मैग्नेट की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो क्या उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है? नहीं, बट फिर भी एक फोर्स लग रहा है जो मैग्नेट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे लगा रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको कि आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि यहाँ ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है इन कॉइंस को। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल मैग्नेट जो है, अगर आपके घर में बहुत सारी आयरन नेल्स हो, कील हो और एक मैग्नेटिक सब्सटेंस आप उसके पास भी लाएं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है विदाउट बीइंग एनी कॉन्टैक्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मैग्नेट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, जो हमें पता है, हमने क्लास 7th में पढ़ा है मैग्नेट के बारे में। नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के आसपास होती है, उस फील्ड के अंदर अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उससे अट्रैक्ट हो सकता हो तो वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और हमने मैग्नेट की ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि उसमें दो पोल्स होती है, एक होगी नॉर्थ पोल तो दूसरी होगी साउथ पोल। और हमने ये भी पढ़ा है कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स, सॉरी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर मैं दो मैग्नेट्स को एक दूसरे की तरफ लाऊं, फॉर एग्जांपल एक मैंने बार मैग्नेट लिया जिसके कि मैंने नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे के पास रखा, तो ये अनलाइक पोल्स है, ये बिना कॉन्टैक्ट हुए भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बट यही अगर मैं इस मैग्नेट को टर्न कर दूं तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। तो आई होप ये आपको क्लियर है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। सपोज मैंने इस टेबल से हैंग किया एक क्लिप और देखते हैं हमने इसका सेटअप कैसे किया है। एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लिया, उसे दो टुकड़ों में कट किया और उसे सस्पेंड किया फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल थ्रू अ थ्रेड और थ्रू सम अदर ऑब्जेक्ट वी हैव हैंग्ड इट। तो मैंने अगर थ्रेड के थ्रू ये स्ट्रॉ के दो पीसेस को हैंग किया, स्ट्रॉ के एक पीस को हैंग किया, तो क्या होगा, जब मैं दूसरा पीस लूंगी स्ट्रॉ का, उसको मैं क्या करूंगी, उसमें किसी क्लॉथ से रब करूंगी और इस रबिंग की वजह से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो मेरा दूसरा पीस ऑफ स्ट्रॉ है उसको मैं किसी पेपर से या किसी क्लॉथ से रब करूंगी तो वो चार्ज हो जाएगा। और जब मैं ये चार्ज स्ट्रॉ इस थ्रेड से हैंग हुए अनचार्ज स्ट्रॉ के पास लाऊंगी तो क्या होगा, क्या बता सकते हैं? जब एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट एक चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्ट्रॉज। सो straw acquire electrostatic charge after it has been touched with the rubbed with any sheet of paper or with woolen cloth, and the force exerted by a charged object on another charged object is charged on charged object is known as electrostatic forces of attraction। तो इससे क्या होता है, इससे होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये इस तरफ मूव कर गया। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर यहाँ पर मैं एक चार्ज प्लास्टिक रॉड लगा देती तो क्या होता, ये प्लास्टिक स्ट्रॉ, अगर मैं ये प्लास्टिक स्ट्रॉ और ये प्लास्टिक स्ट्रॉ दोनों को ही चार्ज कर देती तो क्या होता, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि जो फोर्स रबिंग की वजह से जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लीड करता है क्योंकि उससे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर दूँ तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर कि नीचे? आई एम श्योर आप सबको आंसर पता है कि ये नीचे जाएगी, बिकॉज इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप जब भी एक माउंटेन के ऊपर जाएंगे तो आप किस डायरेक्शन में अगर कूदेंगे तो किस डायरेक्शन में कूदेंगे? आप कूदेंगे तो आप नीचे की डायरेक्शन में ही गिरेंगे, कभी भी आप ऊपर नहीं जाएंगे। दिस इज बिकॉज अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है। इसीलिए अगर आपको अर्थ के ऑपोजिट जाना होता है तो आपको एक फोर्स लगाना होता है। तो ये जो अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है, ये जो अर्थ का फोर्स है इसको अर्थ की ग्रेविटी कही जाती है और ये कहलाता है ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप सबको पता है आइंस्टाइन के बारे में, जब वो बैठ के कुछ सोच रहा था तो ऊपर से पेड़ से एप्पल नीचे गिरा, तो उसने ये सोचा कि ये एप्पल टूट के नीचे क्यों गिरा या ऊपर क्यों नहीं गया या किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। दिस इज बिकॉज अर्थ जो है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो उसने ये सोचा कि ये एप्पल टूट के नीचे क्यों गिरा या ऊपर क्यों नहीं गया या किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। दिस इज बिकॉज अर्थ जो है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसीलिए वो एप्पल जो है कहाँ गिरेगा, हमेशा वो एप्पल नीचे के डायरेक्शन में गिरेगा। सो दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो अगर मैं बोलूं लीव्स और फ्रूट्स जो है वो नीचे क्यों गिरते हैं, क्योंकि अर्थ उन्हें अपनी तरफ पुल कर रही होती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ दैट, अगर मैं वाटर की बात करूं, नल खोलते हैं हम, नल में से पानी आता है, वो पानी नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसे अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है। अगेन रिवर्स जो है वो कैसे फ्लो करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते। दिस इज बिकॉज इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय अर्थ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। अर्थ और एप्पल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आई होप ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रेशर। प्रेशर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टिल देन थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। तो इसकी लास्ट वीडियो में हमने फोर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी प्रेशर का क्या फॉर्मूला हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम होगा प्रेशर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट प्रेशर ज्यादा होगा अगर एरिया कम होगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो आपने देखा होगा कि जो हील्स होती है अगर वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड हो, और कुछ हील्स ऐसी होती है जो कि एकदम पॉइंटेड नहीं होती है, उनका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो जो पॉइंटेड हील्स होती है उसमें पेन ज्यादा होता है, उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं बियर किया जा सकता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका प्रेशर बढ़ जाता है एंड द रीजन इज क्योंकि उनका एरिया स्मॉल है। तो स्मॉल एरिया यानी कि पेंसिल टाइप ऑफ हील का जिसका स्मॉल एरिया होता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए जो भी उन्हें पहनता है उसे जो है पेन ज्यादा होता है। बट इफ आई कंपेयर इट विद अ हील व्हिच हैज लार्जर एरिया, उसमें प्रेशर जो है वो कम लगेगा एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट टू वियर इट। अगेन आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेन में जाते हैं तो जो आपके हेल्प के लिए जो उठाते हैं आपका सामान, उनको हम पॉटर कहते हैं। और ये सामान जो इन्होंने उठाया हुआ है, इन्होंने बीच में यहाँ पे एक सर्कुलर क्लॉथ रखा हुआ है, एक क्लॉथ का ऐसा सर्कल बना के अपने सर के ऊपर रखा है। तो डू यू नो वो
ऐसा क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ तो रीजन होता होगा कि वो डायरेक्टली आपका लगेज अपने सर पे नहीं रख रहे हैं, बल्कि एक क्लॉथ का स्फीयर बनाकर सरफेस एरिया बढ़ाकर सामान अपने सर पे रखते हैं। सो इसका रीजन है कि ये जो क्लॉथ का सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो आपके लगेज का जो फोर्स है वो कम फील होता है, इसलिए प्रेशर जो है वो कम फील होता है पॉटर को। तो पॉटर ऐसा इसलिए करता है इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस लेस प्रेशर ऑन हिज हेड। सो व्हाट ही डज, ही ट्राइज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय देयरबाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो, यही उसकी मदद करता है कि वो हेवी लगेज को कैरी करता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। प्रेशर आपने पढ़ा है क्लास 7 साइंस में, जब हमने साइक्लोन चैप्टर के बारे में पढ़ा था। तो साइक्लोन कैसे आता है? जब एयर के प्रेशर में डिफरेंस होता है तभी तो विंड सर्कुलेट होती है, जैसे कि हम फास्ट मूविंग विंड्स को ही साइक्लोन बोलते हैं। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, इससे बहुत सारी चीजें कॉज होती है। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या वाटर और कोई गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है या नहीं। तो पहले हम लिक्विड्स की बात करते हैं, जिसमें कि हम वाटर की बात करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें एक बॉटल लेनी है। मैंने एक बॉटल ली और उस बॉटल, ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, और मैंने उस बॉटल, कोई भी पुरानी बॉटल में मैंने क्या किया, होल्स कर दिए। सपोज ये मेरी बॉटल है, मैंने इस बॉटल में नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ होल्स कर दिए। तो ये चारों साइड, बॉटल के चारों साइड मैंने सेम लेवल पे, सेम हाइट पे 4 होल्स कर दिए। अब जब मैं इसमें पानी भरूंगी तो क्या होगा, इन होल्स से पानी नीचे गिरने लगेगा। ये सब आपने जरूर कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा। तो ये पानी यहाँ से नीचे क्यों गिर रहा है, और गिर तो रहा है बट इक्वल डिस्टेंस पे क्यों गिर रहा है? जितना जिस डिस्टेंस पे इस साइड के होल से गिर रहा है, उसी डिस्टेंस पे इस साइड के होल से गिर रहा है। क्या रीजन हो सकता है इसका? इसका रीजन ये है कि वाटर ने प्रेशर एक्सर्ट किया है इस पार्ट पे भी, इस पार्ट पे भी, इस पार्ट पे भी। जहां होल था वहां पे भी प्रेशर एक्सर्ट हुआ है ना वाटर से, तभी तो वाटर बाहर आ गया, क्योंकि वहां होल था, क्योंकि वाटर ने वहां प्रेशर एक्सर्ट किया था। तो इसका ये मतलब होता है वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर आल्सो। तो जो साइड्स ऑफ कंटेनर है उस पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, तभी होल की वजह से वाटर जो है बाहर आ गया, और वो प्रेशर हर सेम हाइट पे सेम प्रेशर है, इसलिए हर तरफ हर होल से इक्वल डिस्टेंस पे वाटर बाहर गिर रहा है। पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपने बचपन में डेफिनेटली पिचकारी से जो है बलून्स को जो है फुलाया होगा, बलून्स में वाटर फिल किया होगा। तो अगर आप जो है एक बहुत ज्यादा बड़ी पिचकारी ले और उसका वाटर लेवल काफी ज्यादा रखे और फिर उसमें बलून फिल करें, तो बलून पे ज्यादा प्रेशर लगेगा और वो जो है बहुत जल्दी जो है फिल हो जाएगा वाटर से। वहीं अगर आपकी जो पिचकारी है वो सिर्फ थोड़ी सी ही भरी है तो प्रेशर कम लगेगा, इसलिए बलून धीरे धीरे फिल होगा। इसको हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जब भी आप टैप को जोर से खोलें तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, और जब भी आप टैप को धीरे से खोलें तो कम प्रेशर लगेगा। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। Now let's move on to the next activity. Take a plastic bottle, fix a cylindrical glass tube near its bottom. तो ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शो की हुई है। तो अब हम क्या नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं अबाउट, हमने एक बॉटल लिया और उसमें हमने यहाँ पर एक इस तरीके का एक्सटेंशन लगा दिया, और यहाँ पे हमने एक बलून या कोई भी रबर का ऑब्जेक्ट फिट कर दिया। अब ऊपर से हमने इसमें पानी डाला, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पानी यहाँ पर भी आएगा, बिकॉज हर पूरे सरफेस पे जो है बॉटल के साइड्स पे जो है, बॉटल के साइड्स पे भी वाटर प्रेशर लगाएगा। तो ये पानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होल है और यहाँ पर ये एक्सटेंशन फिटेड है। अब यहाँ से पानी आएगा तो ये इस बलून में भी फिल हो जाएगा, ये बलून का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर फिल होगा। So what does this prove? This again proves that water exerts pressure, वरना ये बलून खुलता ही नहीं। So fill the bottle up to half with water and observe liquid exerts pressure on the walls of the container. तो ये अगर यहाँ पर नहीं प्रेशर एक्सर्ट करता तो क्या पानी यहाँ जाता? नहीं। When you inflate a balloon, again हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक बलून को इन्फ्लेट करूँ तो क्या होगा? बलून पहले ऐसा उसका शेप होता है इन्फ्लेटेड बलून का, फिर जब मैं उसमें एयर फिल करती हूँ तो उसका शेप जो है चेंज हो जाता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है। तो हम इस बलून को वाटर से भी फिल कर सकते हैं। तो हमने फिल किया और हमने ये प्रूव किया कि वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। अब हम गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं एक बलून को खुद से अपने माउथ से उसमें एयर फिल करके इन्फ्लेट करूँ तो क्या होता है? आई एम श्योर आप सबने अपने घर में एक फुग्गा फुलाया होगा, तो उसमें आप करते क्या है, आप अपने माउथ से प्रेशर से एयर रिलीज करते हैं और वो बलून के सारे साइड्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है वो एयर, और बलून को फुला देती है। सो दिस अगेन प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। और एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर वॉल्स ऑफ द कंटेनर में, यानी सारे जो बलून की वॉल्स हैं वो क्या होती है, वो एक्सपैंड होती है, तभी तो बलून फूलता है। अब ये भी ट्राई करिएगा, अगर बलून में 3-4 होल्स कर दो और फिर उसे फुलाना शुरू करें, क्या आप उसे इन्फ्लेट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जहां आप उस पे अपने माउथ से प्रेशर से एयर डालना शुरू करेंगे, क्या होगा, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट होगा और जहां होल होगा वहां से एयर बाहर निकल जाएगी, इसलिए बलून को इन्फ्लेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो अगेन दिस प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट्स pressure in all directions. So I hope this is clear that gases also exert pressure on the walls of the container in all the directions. So I hope this example is clear. Atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर क्या होता है? हम सबको पता है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस, अराउंड द अर्थ, द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नथिंग बट एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, हम पढ़ चुके हैं 78% तो नाइट्रोजन है। तो ये गैसेस भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो जैसे कि मैं क्या हूं, तो मेरे ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा ऑफ द गैसेस ऑफ द एयर। तो ये प्रेशर जो मेरे ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, इस प्रेशर से मैं दब क्यों नहीं रही हूं? ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई एम आई नॉट गेटिंग बरीड इनसाइड ड्यू टू दिस प्रेशर? दिस प्रेशर व्हिच इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन ये प्रेशर जो है ये एक्ट करेगा पर यूनिट एरिया, तो ये फोर्स जो एक्ट करेगा गैसेस का पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर बोलेंगे। तो मेरे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन से लग रहा है, क्योंकि गैसेस तो ऊपर है। तो ये प्रेशर जो है जो मेरी बॉडी के ऊपर लग रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस, जरूर इस प्रेशर को ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई और भी फोर्स लग रहा होगा, तभी मेरे ऊपर उसका इतना असर नहीं हो रहा है। तो दैट इज बिकॉज हमारी बॉडी भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तभी ऐसा नहीं होता कि हम चलते चलते एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अंदर घुस जाए या जमीन में घुस जाए, ऐसा इसीलिए नहीं होता, बिकॉज हमारी बॉडी उस प्रेशर को बैलेंस कर देती है। So the pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure and it balances it. Therefore we do not get rigid. So I hope this is clear to you कि atmospheric pressure क्या होता है और वो हम पर भी लगता है, बट हम पर उसका असर क्यों नहीं होता है। और जनरली जो मेरे आसपास प्रेशर है वो
1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, यानी कि इस वक्त जो मेरे ऊपर प्रेशर लग रहा है बाय द एटमॉस्फेयर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दिस कंप्लीट्स दिस चैप्टर। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम अवनीत कौर और आज हम पढ़ेंगे अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। आज हम इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस व्हिच आर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस उनके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 8 साइंस। तो आइए हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं जो एनसीईआरटी में और उनका सॉल्यूशन भी देखते हैं। आई एम श्योर आपने ये चैप्टर जो है पूरा मेरे साथ पढ़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर वहां पर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफ क्लासेस 4th to 12th ऑल सब्जेक्ट्स। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशन व्हिच यू पुल द ऑब्जेक्ट टू चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं एक डोर को पुश कर दूंगी तो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा, और अगर मैं एक ड्रॉअर को पुल कर लूंगी तो भी वो ओपन हो जाएगा। तो उसका मोशन भी हुआ और ये हमने फोर्स का एप्लीकेशन भी देखा इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। Give 2 examples of situations in which applied force causes a change in the shape of the object. तो अगर मैं आपसे बोलूं जब हम आटा गूंथते हैं तो हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो जाता है, डो का शेप चेंज हो जाता है। अगर मैं अगर पिलो की बात करूं, पिलो या फोम पे मैंने फोर्स अप्लाई किया या स्पॉन्ज को मैंने दबाया तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश द रोप। हम रोप को ऐसे करके क्या करते हैं, पुल करते हैं। सो वी हैव टू पुल द रोप। अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। तो एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। तो अगर लोडेड ट्रॉली को मूव करा तो हमें धक्का मारना पड़ेगा, दैट इज वी हैव टू push it. The north pole of a magnet dash the north pole of another magnet. हमें पता है like poles repel, तो it repels the north pole of another magnet। और अगर south pole आए तो north pole south pole को attract करेगा। An archer stretches her bow while taking an aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. तो अब हमें fill in the blanks करना है और देखना है कि कौन सा फोर्स, कौन से टाइप ऑफ फोर्सेस पिक्चर में आ रहे हैं। To stretch the bow, the archer has to apply the force that causes a shape that causes a change in। हाँ, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? ये सारे हमारे लिए हिंट्स दिए गए हैं। तो क्या होता है इससे जो है फोर्स जब आप अप्लाई करें तो शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इट कॉजेज अ चेंज इन द शेप। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर, आर्चर जो है पुल करिए विद हर मसल्स। द फोर्स अप्लाइड इज अ मस्कुलर फोर्स एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ, हमने अभी बताया है, कॉन्टैक्ट फोर्स। While the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to, जब वो मूव कर रहा है तो वो फोर्स किसकी किसकी वजह से हो सकते हैं, are due to dash and due to dash of air। तो एयर तो फ्रिक्शन लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अर्थ क्या लगाती है, ग्रेविटी। सो ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। सो दिस इज द क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5। In the following situation, identify the agent exerting the force and the object on which it acts। तो हमें एजेंट भी बताना है और ऑब्जेक्ट भी बताना है जिसपे कि वो एक्ट कर रहा है, और इफेक्ट क्या हो रहा है फोर्स का। स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट जूस। तो हमारी फिंगर्स फोर्स लगा रही है, हम स्क्वीज कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जिस पे एक्ट हो रहा है वो लेमन है और हो क्या रहा है, जूस निकल रहा है उसमें से। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस इज द इफेक्ट। नेक्स्ट, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। तो हमारे हैंड्स या फिंगर्स से हम उसको प्रेस करते हैं और टूथपेस्ट पे असर हो रहा है, और हो क्या रहा है, पेस्ट बाहर आ रहा है टूथपेस्ट से, और ब्रश में हम उसे लगा पा रहे हैं। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स्ड टू द वॉल। तो हमारा एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स कौन है, जो हमारा स्प्रिंग लटक रहा है फ्रॉम द वॉल। तो सस्पेंडेड लोड इज योर एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच इट एक्ट्स। तो वो एक्ट किस पे कर रहा है, स्प्रिंग पे, और स्प्रिंग क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब उसका शेप चेंज हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, लंबा हो जा रहा है। तो इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। क्योंकि हमने स्प्रिंग से एक लोड अटैच किया तो लोड उस पे प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि लोड नीचे खींचेगा टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो वो स्प्रिंग क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। An athlete making a high jump to clear the bar at certain height। तो अब कौन एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, एथलीट, बट एथलीट की भी लेग की मसल्स, और ऑब्जेक्ट किस पे, जिस पे वो एक्ट कर रहा है वो तो है हमारा बार जो कि किसी हाइट पे है, और इफेक्ट क्या हो रहा है, वो जंप कर पा रहा है, वो हाई बार के ऊपर से जंप कर पा रहा है। सो मेकिंग अ हाई जंप। A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? तो हमें पता है जब blacksmith आयरन के साथ वर्क करेगा, उसे हीट करेगा, तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। So the answer is that we can say force जो अप्लाई किया है उससे वो टूल को डिजाइन कर रहा है, उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। So we can say that the force applied can mold the hot piece। mold यानी कि उसकी शेप का चेंज हो जाना। An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth। It was found that the balloon sticks to the wall। इसमें कौन सा फोर्स आएगा? तो अगर मैं ये तो आपने ये एक्टिविटी आप अभी अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप एक बलून को किसी वुलन क्लॉथ से रब करें और फिर उसे जो है दीवार वॉल पर जाकर उसके पास ले जाएं, तो आप ये देखेंगे कि वो वॉल से स्टिक हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बलून ऑन रबिंग एक्वायर्स चार्ज एंड इट बिकम्स अ चार्ज्ड बॉडी, और ये चार्ज बॉडी जो अनचार्ज बॉडी है जो कि वॉल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए उस पे स्टिक हो जाता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground in your hand। तो एक तो मैंने उसको पकड़ा है तो उसमें मेरा मस्कुलर फोर्स लग रहा है, और जो नीचे से अर्थ उस पे फोर्स लगा रही है, which is a नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि जो दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो कौन से फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। Rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit। Name the two forces acting on the rocket। तो जैसे ही रॉकेट स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो वो अपवर्ड जा रहा है, तो उस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, और अब जब वो ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एयर लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मोशन के ऑपोजिट लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दो फोर्सेस हो गए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स। When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the forms of bubble। Once we release the pressure on the bulb, the water gets filled in the dropper। The rise of water in the dropper is due to। तो जब हम इसे प्रेस कर रहे हैं तो वो राइज क्यों कर रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है। दैट इज द आंसर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आई होप ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको क्लियर हो गए हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।